चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 15। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल इंजरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्री रेडिकल इंजरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेलुलर एजिंग होता है। ठीक है, जब हमने पिछला लेक्चर सेलुलर एजिंग के ऊपर लिया था तो हमने बताया था कि फ्री रेडिकल इंजरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेलुलर एजिंग। ठीक है, तो ये वहीं से पॉइंट उठाया है। ठीक है, बाकी फ्री रेडिकल ऑल्सो नोन एज ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आप फ्री रेडिकल को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कह सकते हो और ऑक्सीडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल स्पीसीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। ठीक है, देखो मान लो ये एक एटम है। ठीक है, अब सेंटर पर क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब बाहर ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी केमिकल स्पीसीज जिनके आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको आप कहोगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज किस तरह से बनती है वो देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन से बन जाएगा सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। ठीक है, और ध्यान रखना सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल लीस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, वही मोर पोटेंट फ्री रेडिकल कौन होता है? वो होता है हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये 2 MCQ पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल पर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक्ट करेगा और सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को कन्वर्ट कर देगा H2O2 में मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड में। ठीक है, वहीं H2O2 से फर्दर बन जाएगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ठीक है, चलिए अब देखो ये सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल ये सारे फ्री रेडिकल हैं। ठीक है, वहीं सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल ये लीस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल है, जबकि हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है वो मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखो अगर H2O2 OH डॉट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर आयरन का इन्वॉल्वमेंट होगा मतलब Fe+2 कन्वर्ट होगा Fe+3 में तो आप इसको कहोगे फेंटन्स रिएक्शन। ठीक है, जब मैंने फेरोप्टोसिस पढ़ाया था तो बाकायदा अच्छे से बताया था कि फेंटन्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए अब देखो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल अगर बॉडी में इंक्रीज कर जाएंगे तो ये क्या कोज कराते हैं? ये कोज कराते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन। ये आपको पता है। ठीक है, चलिए अब देखो अगर लिपिड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एक पिगमेंट है जो डिपॉजिट हो जाएगा। वो कौन सा पिगमेंट है? वो होगा लाइपोफ्यूसिन। ठीक है, चलिए तो देखो अगर फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। अगर लिपिड पर ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में एक पिगमेंट जिसका नाम है लाइपोफ्यूसिन वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, वहीं ध्यान रखना लाइपोफ्यूसिन जो है वो टेल साइन होता है फ्री रेडिकल इंजरी का। ठीक है, देखो अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल इंजरी हुई है या नहीं है तो आप चेक करोगे लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट को। अगर लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो फ्री रेडिकल इंजरी हुई है। अगर लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट एब्सेंट होगा तो फ्री रेडिकल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए लाइपोफ्यूसिन इज द टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। ये MCQ पॉइंट है, रट लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो लाइपोफ्यूसिन क्या है? यह पेरीन्यूक्लियर ब्राउन पिगमेंट मतलब ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है और पेरीन्यूक्लियर है मतलब जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ। देखो अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है तो देखो, और इस सेल के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी हुई है तो ये देखो ये ब्राउन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है लाइपोफ्यूसिन, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट लाइपोफ्यूसिन न्यूक्लियस के पेरीफेरी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? पेरीन्यूक्लियर ब्राउन पिगमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, देखो प्रोटेक्शन अगर हमें फ्री रेडिकल से करनी है तो हम क्या लेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट
ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? अगेंस्ट होते हैं फ्री रेडिकल को, मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो एलिमिनेट करते हैं आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल को। ठीक है, चलिए अब देखो एंटीऑक्सीडेंट का ये वाला टेबल आपको पता होना चाहिए। कुछ एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो एंजाइमेटिक में 3 होते हैं, एक होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एक होता है कैटालेज, एक होता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वही नॉन एंजाइमेटिक में कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। जबकि मिनरल्स में कौन कौन होते हैं? कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक। ठीक है, तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो मान लो ये H2O2 है, अब इस पर कैटालेज एक्ट करेगा और H2O2 को कन्वर्ट कर देगा H2O में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, अब देखो हमने पीछे पढ़ा है कि कैटालेज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखो यहां पर कैटालेज ने क्या किया? H2O2 को कन्वर्ट कर दिया H2O में प्लस ऑक्सीजन में। अब देखो H2O2 क्या था? फ्री रेडिकल। और वाटर क्या है? फ्री रेडिकल नहीं है, मतलब इसने एलिमिनेट कर दिया आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल को। ठीक है, इसलिए ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, चलिए वहीं H2O2 से बनेगा OH डॉट। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये H2O2 को और OH डॉट को कन्वर्ट कर देगा H2O में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, ध्यान से देखो हमने पढ़ा था पीछे ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज भी एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखो इसने भी क्या किया? इस वाले फ्री रेडिकल को और इस वाले फ्री रेडिकल को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया, मतलब वाटर में प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए वहीं देखो ये क्या है? सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। देखो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल पर डायरेक्टली कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता है, मतलब हम सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक एंजाइम जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। क्या नाम है? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को कन्वर्ट कर देता है H2O2 में। अब अगर H2O2 बन गया तो कैटालेज H2O2 पर एक्ट कर सकता है और इसको कन्वर्ट कर सकता है H2O में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, चलिए तो देखो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ये तीनों एंजाइम क्या कर रहे हैं? ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको आप कहोगे एंटीऑक्सीडेंट। और एक बात ये ध्यान रखना कि सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल पर कोई भी एंजाइम डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाता है, मतलब हम इसको डायरेक्टली वाटर में प्लस ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, इसलिए इस पर एक्ट करता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम जो इसको कन्वर्ट कर देता है H2O2 में। अब H2O2 पर तो कैटालेज भी एक्ट कर सकता है और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो फ्री रेडिकल करता क्या है? डैमेज करता है। देखो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, साइटोप्लाज्म प्रोटीन को डैमेज कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, DNA को डैमेज कर देगा और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा। ठीक है, आपने फेरोप्टोसिस पढ़ा था। फेरोप्टोसिस में क्या होता है? फेरोप्टोसिस में होता है कि फ्री रेडिकल इंक्रीज कर जाते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। 4 तरीके का डैमेज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें फेरोप्टोसिस में। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया की शॉर्टनिंग हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज श्रिंक कर जाता है। दूसरा, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो रप्चर कर जाती है। तीसरा, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो थिकेंड हो जाती है। चौथा, जो क्रिस्टे होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया की वो डिक्रीज कर जाते हैं या डिसअपियर कर जाते हैं। ठीक है, अगर आपने फेरोप्टोसिस अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको समझ में आया होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। देखो ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है और ये 2 तरीके का होता है, एक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। अब ध्यान रखना साइटोप्लाज्मिक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं कॉपर और जिंक, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है Mn, मतलब मैग्नीज। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी M से स्टार्ट हो रहा है, मैग्नीज भी M से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रखना। वहीं साइटोप्लाज्म भी C से स्टार्ट हो रहा है, कॉपर भी C से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
अब देखो सोर्सेज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मतलब ये जो फ्री रेडिकल हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वो देखना है। देखो पहला रेडिएशंस, कोई भी रेडिएशन आई वो प्रोड्यूस करेगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। दूसरा केमिकल्स, जैसे CCl4 ये भी प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को। फेंटन्स रिएक्शन आपको पता है ये भी प्रोड्यूस करती है फ्री रेडिकल को। देखो Fe+2 रिएक्ट करता है H2O2 से, खुद कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में और बना लेता है OH डॉट, मतलब हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। और आपको पता है हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल इज द मोर पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए। और चौथा है रेस्पिरेटरी वर्स्ट इन फेगोसाइटोसेल। ठीक है, ये वाला आप इन्फ्लामेशन में ज़्यादा अच्छे से समझोगे पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है या कुछ चीज़ आप इस लेक्चर में चेंज करना चाहते हो तो बेहिचक कमेंट में बताइए, मैं उसको चेंज करूँगा। थैंक यू।